Hi, welcome to the first lecture of ATPL Bridge course. Chapter we are beginning with is sequences and series. So this is lecture 1. Sequences and series is something that you have learned partially in 10th standard, that is related to arithmetic progression. But today's class will focus more on basics, terminologies and things like that. तो शुरुआत करते हैं फिर. लेट्स स्टार्ट विद दी बेसिक टर्मिनोलॉजीज. तो अभी मैं यहाँ पे डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, एंड देन विल टेक लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स सो दैट यू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कंसेप्ट्स. सो व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in a special order, okay? And it is a string of numbers. Elements of the sequence are called its terms. So just remember this. ये sequence is a list of numbers in special order. It is a string of numbers and elements of the sequence are called its terms. Elements are called terms. Sequence can be finite or it can be infinite, okay? Sequence के दो फॉर्म से, एक तो फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट. सीरीज इज नथिंग बट सम ऑफ अ सीक्वेंस. सीरीज इज नथिंग बट सम ऑफ अ सीक्वेंस. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. नेक्स्ट पेज पर मैं पूरा ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ. डोंट वरी, जस्ट हैव अ लुक एट दीज वर्ड्स सो दैट you can recollect them when I am explaining with examples. And sequences following a specific pattern are called as progression. Sequences following specific pattern are called progression. यानी ज़रूरी है कि एक progression पहले तो sequence रहना चाहिए. तो अभी without further talking about this, let us actually work on the example. Okay, so सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन स्पेशल ऑर्डर. तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. ठीक है. सो 1 2 3 4 5 एकदम ओरिजिनल है. देखो कितना सोच के लिख रहा हूँ मैं. 6 एंड सो ऑन. सो इज दिस अ सीक्वेंस? क्या है सीक्वेंस की डेफिनेशन? देखो, सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन अ स्पेशल ऑर्डर. तो स्पेशल ऑर्डर यानी क्या है यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर्स अपन लिख रहे हैं. दैट इज द स्पेशल थिंग अबाउट इट. सो इज दिस अ सीक्वेंस? यस, इट इज़ अ सीक्वेंस. और क्या बोला था? इट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर. स्ट्रिंग ऑफ नंबर यानी एक एक करके नंबर लिखा कॉमा लगा के, तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं. सो दैट इज़ अ सीक्वेंस. अगेन दूसरे पार्ट में भी बैठ रहा है. तो एक एक नंबर लिखो in a special order, okay, and separate them by commas. स्पेशल ऑर्डर का मीनिंग अपन देखते हैं. देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ. 3 3.3 3.33 3.333 एंड सो ऑन. अब ये सीक्वेंस है क्या? देखो सीक्वेंस की डेफिनेशन और एक बार. सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन अ स्पेशल ऑर्डर. स्पेशल ऑर्डर यानी एक के बाद एक, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ऐसा. इट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. इज दिस अ सीक्वेंस? नाउ मेजॉरिटी ऑफ यू सिटिंग एट होम एंड वॉचिंग दिस वीडियो आर थिंकिंग दैट नो, इट इज़ नॉट अ सीक्वेंस. बट टू योर सरप्राइज I am going to say that yes, this is a sequence. Why? Because this is the successive quotients that we obtain when you have division of 10 with 3. तो 10 को अगर 3 से डिवाइड किया तो पहले क्वेश्चन आता है 3. फिर अगर आपने उसको और डिवाइड किया तो 3.3 आएगा. देखो ना कैसे. 10/3 किया सबसे पहले तो क्वेश्चन 3 आ जाएगा ना. फिर रिमाइंडर बचेगा 1. तो 1/3 सबसे पहले जब आप डिवाइड करोगे इसको तो 0.3. फर्दर डिवाइड करोगे, है ना, फर्दर डिवाइड करोगे तो 0.33 आएगा. और उसको डिवाइड करोगे तो 0.333 आएगा.
यू कैन चेक दिस जब आप यहाँ पे ऐसे डिवाइड करते हो। और एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे बहुत एक्सप्लेनेशन की बात है ही नहीं, बट फिर भी दिस बीइंग द फर्स्ट क्लास जस्ट सी। तो मैं यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आता है, फिर यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा 1, फिर उसके बाद में मैं लूँगा यहाँ पे पॉइंट और फिर 3 लूँगा, तो आप लोगों को पता है फिर 1 का रिमाइंडर बचा है, तो यहाँ पे अभी 0.9 आ गया, तो 0.9 आ गया, 0.1 बचेगा। अब अगर मुझे इसको फिर से कैंसिल आउट करना है 3 से करना पड़ेगा, अब ये फिर से 0.09 आएगा, इससे 0.01 बचेगा, फिर ये 3.3। लुक एट द प्रोग्रेस हियर। सो आई एम राइटिंग दिस एज 3, देन 3.3 इतना ही लिखा, फिर 3.33। जैसे आप डिवीजन करते जा रहे हो आपकी नेक्स्ट टर्म आते जा रही है 3.333, फिर आगे आएगी 3.3333, 4 3 आएंगे एंड सो ऑन। सो इज दिस अ सीक्वेंस? येस। व्हाई? बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग अ सर्टन लॉजिक। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि 10 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो सक्सेसिव क्वेश्चंस आते हैं वो मैं लिखते जा रहा हूँ। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। ये कुछ लोगों को ना डिवीजन बचपन से ज़रा तकलीफ जाती है, वो बोलते हैं अरे बाप रे, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी पूछो बोलते हैं हमको, डिवीजन नहीं पूछना, हमको डिवीजन से बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस 2 3 5 7 11 13। सर हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ लोग बोलेंगे। हाँ बराबर, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, पर सही बात है कि आप लोगों की उतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। एट द सेम टाइम यू आर सीन दिस नंबर्स फॉर द लास्ट हाउ मेनी 13 years, so you can identify these are nothing but prime numbers. क्या लिख रहे हो? 3 numbers, prime numbers. Okay, so is this a sequence? Yes, it is a sequence. सीक्वेंस में अभी मैं आपको बताता हूँ, सीक्वेंस में नंबर्स लिखने हैं, कॉमा से सेपरेट करना है, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ उसमें एक कुछ ना कुछ लॉजिक या फिर मैथमेटिक्स रहना चाहिए। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, मैथमेटिक्स है ना, अरिथमेटिक्स की बात, अरिथमेटिक्स है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक तो ये रहना चाहिए या फिर लॉजिक रहना चाहिए। लॉजिक यानी क्या? प्राइम नंबर्स को एक के बाद एक लिख दिया तो सीक्वेंस बन गया। सक्सेसिव डिविजन्स को लिखा, सीक्वेंस बन गया। एक के बाद एक नंबर्स लिखा 1 2 3 4 5 6, सीक्वेंस बन गया। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस शुड हैव अ सर्टन लॉजिक और इट शुड हैव सर्टन अरिथमेटिक्स। सो दैट्स अ सीक्वेंस, ब्रॉडर डेफिनेशन। ओके, let's talk about the next thing now. A sequence can be finite or it can be infinite. तो फाइनाइट या इनफाइनाइट है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत इजी है। 2 4 6 8 10 यहाँ तक के अपन ने रोक दिया। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स n से डिनोट किए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? इट इज 5. नाउ लुक एट दिस 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। यानी एंड कहाँ हो रहा है बता ही नहीं सकते। अपन बोल सकते हैं एक्चुअली ये सब डॉट लिखने से एंड सो ऑन मीन्स इट गोज टिल इन्फिनिटी। यू नेवर नो वेयर इट इज गोइंग टू स्टॉप। हियर n इज इन्फिनिटी, सो वी से दैट दिस सीक्वेंस इज फाइनाइट एंड दिस सीक्वेंस इज इनफाइनाइट। वो कितना आसान है। सो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। अब आगे की बात करते हैं। ये 2 पॉइंट्स मैंने कवर कर लिया। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ना सीरीज इज नथिंग बट सम ऑफ सीक्वेंस। ये देखो कितना यानी एकदम इजी। सीरीज इज नथिंग बट सम ऑफ सीक्वेंस। अभी आपने यहाँ पे वैल्यूज कंसिडर की थी सीक्वेंस की 2 4 6 8 10, है ना। सो दिस इज अ सीक्वेंस। नाउ ऐड दीज वैल्यूज, तो ऐड कर दी तो ये सम ऑफ सीक्वेंस हो गया, यानी ये क्या हुआ? सीरीज। तो सीक्वेंस के कॉमा को हटा के सीक्वेंस का जो कॉमा है उसको रिमूव करना विद अ प्लस साइन, तो आपको क्या मिल जाएगा? विल गेट व्हाट वी कॉल एज सीरीज।
तो फिर वो जो अजीब सी मैंने डिवीजन वाली बात लिखी थी 3 + 3.3 सक्सेसिव क्वोशंट्स वाला, जब 10 को 3 से डिवाइड किया 3.33 3.333 ये सबको मैं ऐड करते जा रहा हूँ. सो इज दिस अ सीरीज अगेन? यस इट इज. सम ऑफ अ सीक्वेंस is nothing but series. I hope this example is clear. Okay, so basically this chapter is very simple because things are easy. ये जो सीक्वेंस है ये मैंने आपको बताया क्या रहता है. ओके, सीरीज मैंने आपको बताई, फाइनाइट इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस बताया. अब चलो प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं. सीक्वेंसेस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड एज प्रोग्रेशन. अब सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात यह है कि सीक्वेंस इज फॉलोइंग स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक पैटर्न या नहीं क्या रहता है. ओके, अब इसमें मैं आप लोगों को एकदम इजी बात बताता हूँ कि आप लोगों को पहले से प्रोग्रेशन पता है, आपने एपी पढ़ा हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसमें कैसा रहता है कि सक्सेसिव टर्म्स यानी एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन तब रहता है, सीक्वेंस बिकम्स अ प्रोग्रेशन व्हेन सक्सेसिव टर्म्स have a mathematical correlation. Mathematical correlation यानी क्या? सपोज जैसे 2 है, 2 में और 2 ऐड कर दिया 4 मिलता, और 2 ऐड कर दिया 6 मिलेगा, और 2 ऐड कर दिया 8 मिलता, और 2 ऐड किया 10 मिला. अब यहाँ पे हर एक टर्म में 2 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल रही है कि नहीं. सो दिस इज नथिंग बट प्रोग्रेशन. वाई? बिकॉज सक्सेसिव टर्म्स हैव अ मैथमेटिकल कोरिलेशन. इफ यू कीप ऑन एडिंग 2 you will get the next term, or if you say that the next term, if you want the previous term from it, or if you take the difference between these two terms, it is the same. 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, 8 minus 6 is 2, 10 minus 8 is 2. यानी प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही रहता है, लेकिन उसमें एक मैथमेटिकल कोरिलेशन रहना ज़रूरी है. यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड काम करना पड़ता है. प्रोग्रेशन इज फॉर्मूला बेस्ड. So sequence can either be formula based or logic based, but progression is always formula based. जैसे आप लोग AP में सबको पता है, यहाँ पे AP क्योंकि आप लोग 10वीं पास होने वाले. AN को अपन A + n-1 × D लिखते कि नहीं? तो ये जो आप लिख सकते हो AP में, this is because of the fact that you know that nth term will have the same logic or correlation, mathematical correlation एज दैट ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म. ये फॉलो होता ही है. A1 को लिखते हैं A, A2 को लिखते हैं A + D, A3 को लिखते हैं A + 2D. यू नो दिस. तो इसमें सब में मैथमेटिकल कोरिलेशन है. ओके, सो प्रोग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस. तो पहले बड़ा ग्रुप हुआ सीक्वेंस, सीक्वेंस का ही पार्ट प्रोग्रेशन रहता है. ओके, सीक्वेंस में ही प्रोग्रेशन आएगा. सो I can say that every progression is a sequence, but every sequence need not be a progression. Prime numbers 2, 3, 5, 7 ये sequence तो है, लेकिन progression नहीं है. It's not a progression. I hope this idea is clear. Okay, and let me just ask you this question, one last. जगह बनानी पड़ेगी यार, जगह बनानी पड़ेगी. 1 सेकंड. हाँ, so let me ask you this question. 2, 4, 8, 16, 32. Is this a sequence? Yes. नंबर्स लिखे के बाद एक कुछ दिख रहा है, मैथमेटिकल लॉजिक वगैरह है, कुछ लग रहा है. Is this a progression? No, some of you think no, it's not, but it is a progression. Yes. It is a progression. Why? क्योंकि अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हो आपको 4 मिला, 2 से मल्टीप्लाई करो 8 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 16 मिल रहा है, मल्टीप्लाई अगेन 2 यू गेट 32. दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ऐसा कुछ नहीं कि ऐड करने से ही नेक्स्ट टर्म या सब्ट्रैक्ट करने से ही नेक्स्ट टर्म मिलनी चाहिए. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी प्रोग्रेशन आता है. अरिथमेटिक्स यूज होने चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले.
So is this a progression? Yes, this is an example of geometric progression that we are going to learn in detail in the future classes. So I have explained what is sequence, what is series, what is finite sequence, infinite sequence and progression. तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन ये जो वर्ड है ना, ये बहुत सा सेम ही यूज़ किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, बट यू नो द बेसिक डिफरेंस. वन लास्ट टाइम, सीक्वेंस में लॉजिक चलता, प्रोग्रेशन में लॉजिक नहीं चलता. प्रोग्रेशन में फॉर्मूला ज़रूरी है, सीक्वेंस लॉजिक से भी चल सकता, फॉर्मूला से भी चल सकता. ओके, ना लेट्स जस्ट कंसिडर दिस. अ सीक्वेंस an is defined as follows. So a1 is equal to 1. Okay, an is equal to an minus 1 plus 2 for n greater than or equal to 2. Find first 5 terms and corresponding series. So let's talk about the solution. So a1 is given to be 1, n is greater than or equal to 2 के लिए फॉर्मूला है. पहली टर्म तो दी हुई है, इट इज़ 1, लेकिन बाद में बोला है कि a2, a3, a4, a5 ये इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करो, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वाला. तो a2 निकालना है तो मुझे n इक्वल टू 2 यूज़ करना पड़ेगा. n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है. सो इफ आई वांट a2, आई कैन राइट दिस एज a ऑफ 2 माइनस 1 इज गोइंग टू बी 1 प्लस 2. अब a1 की वैल्यू देखो कितनी है, 1 प्लस 2, यानी ये वैल्यू हो गई 3. ओके, then let's talk about next term, that is a3. okay, a3 निकालना है. a3 निकालने के लिए n इक्वल टू 3 डालना पड़ेगा. तो n इक्वल टू 3 अगर यहाँ डाल दिया तो ये आ जाता है a2 प्लस 2. राइट, a2 की वैल्यू कितनी थी, a2 की वैल्यू थी 3 प्लस 2 यानी कितना आ गया, द नेक्स्ट टर्म दैट यू गेट इज 5. फिर मुझे निकालना है a4 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस फॉर्मूला में n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4 डालना पड़ेगा. तो उससे मुझे मिलेगा a3, 4 माइनस 1 a3 प्लस 2. a3 की वैल्यू देखो तो कितनी है, हाउ मच इज a3 इज 5 प्लस 2 यानी 7 मिल गया. और नेक्स्ट फिर मुझे निकालना है a5. For a5 I need to substitute n as equal to 5 over here, n as equal to 5 over here. देख लो ये कितना आ जाता है, यानी a4 प्लस 2. a4 की वैल्यू देखो कितनी थी, 7 प्लस 2 यानी हो गया 9. सो इफ आई रीराइट द सीक्वेंस, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द करस्पॉन्डिंग सीरीज बोल रहा था ना ये. तो पहले तो 5 टर्म्स आर 1, 3, 5, 7, 9. okay, and corresponding series. What is series? Series is nothing but sum of sequence 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. right? तो यहाँ पे ये बताओ तो ये सीक्वेंस है क्या, हाँ सीक्वेंस तो है ही ना. और ये प्रोग्रेशन है क्या, ऑफ कोर्स इट इज़ प्रोग्रेशन. एक्चुअली इट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कॉमन डिफरेंस देखो वहाँ पे है, दो सक्सेसिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस है. राइट, ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. सो व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड एज an इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 माइनस n इंटू 3 प्लस n. तो ऐसा निकालना है अपने को. ओके, सो 20th टर्म अगर निकालनी है यानी a20 निकालना है तो n इक्वल टू 20 डालना चाहिए. तो उससे अपने पास में क्या आ जाएगा, n माइनस 1 यानी 19, 2 माइनस n यानी माइनस 18 और 3 प्लस n यानी 23. हाँ सही बात है, 23. नाउ मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर एज, मैंने निकाल के रखा है माइनस 7, 8, 6. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, वेरी सिंपल. ये सब क्वेश्चंस एकदम इजी है, बट यू वोंट बिलीव इट दैट दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली फ्रॉम द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ CBSE एंड स्टेट बोर्ड बुक्स. हाँ एकदम बिल्कुल 11वीं स्टेट बोर्ड CBSE बोर्ड के जो बुक्स है उनके एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस है. तो एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ आज, ऐसे ही इजी क्वेश्चंस के ऊपर. एक AP के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं. मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूँ
arithmetic progression, a finite or infinite sequence is called arithmetic progression if the terms of the sequence a1, a2, a3, a4 and so on up to an and so on up to an plus 1 follow this formula that ak plus 1 minus ak is a constant independent of k, where k can be 1, 2, 3. This constant k is called as common difference denoted by d. अरे ये बहुत अजीब लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, यानी ऐसी डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन है ये कुछ मैंने ऐसा एकदम अजीब नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जब अपन ऐसा इंग्लिश में पढ़ते हैं लोगों को दुनिया भर के इंग्लिश के प्रॉब्लम होते हैं, सो इट इज़ बेटर टू टॉक इन मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे तीनों के कॉम्बिनेशन में बात करने से आसान हो जाता है। तो जैसे ये इसने ये दिया हुआ है एकदम मस्त, ये इतना ओरिजिनल सीक्वेंस है कि इसको ऐसे देख के फटाफट लोगों को पहले तो कंफर्ट लेवल आ जाती है, अरे वाह 2 4 6 8 10 12 ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ सब्ट्रैक्शन लेते हुए 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6 ऐसे कंसेक्यूटिव टर्म्स, 10 - 8, 12 - 10 पहले से आप लोगों को पता है, ईच एंड एवरी वैल्यू इज 2, सो इट्स अ कांस्टेंट, इट इज़ अ कांस्टेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ which two consecutive terms you are subtracting, isn't it? तो ये इससे कोई लेना देना नहीं कि आप कौन से दो consecutive terms subtract कर रहे हैं, आप दो consecutive terms subtract कर रहे हो तो आपको एक वैल्यू मिलनी चाहिए, and that value is of course called as d, which is common difference. Okay, now let's proceed further. Okay, तो यहाँ पे अब लोगों को पता है, let a be the first term, d be the common difference, then the general term is always given as an is equal to a plus n minus 1 into d. ये आपको ऑलरेडी आता है ना, ये 10th स्टैंडर्ड में अपन पढ़े हुए। तो जैसे मुझे अगर a10 लिखना है तो वो कितना आता है, a plus 9d। a25 लिखना है तो वो कितना आता है, आपको पता है, ये फटाफट आप बता सकते हो, a plus 24d and so on, राइट, यू आर अवेयर ऑफ दिस। तो ये सब बातें पहले से पता होने की वजह से मैं आपके साथ में जस्ट एक रिवीजन पार्ट करके डिस्कस कर रहा हूँ। सो इफ यू वांट सम ऑफ n टर्म्स, दीज आर द टू रिजल्ट्स दैट यू ऑलरेडी नो। Sn पहला है, लास्ट टर्म अगर पता होगी सीक्वेंस की तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2 इंटू a प्लस l, वेर a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म, n इज द total number of terms. Okay, and there is another formula if the last term is not known, and that formula is n/2 into 2a plus n minus 1 into d, क्योंकि अगर लास्ट टर्म नहीं पता तो अपन ये यूज कर सकते हैं। Okay, so you already know about it, of course, where n is total terms, a is first term, n is number of terms, of course total number of terms, and d is common difference. ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस अपन कल सॉल्व करने वाले रिवीजन पार्ट में। नाउ क्विकली लेट्स लुक एट द 5 पॉइंट्स दैट आर essential in what we call as properties of arithmetic progression. So if a constant term is added to each term or subtracted from each term of the AP, the resulting sequence is also an AP. चलो डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखना, 3 6 9 12 15 18 AP है क्या? हाँ है ना, सीक्वेंस है क्या? हाँ है ना, बिल्कुल। तो अभी यहाँ से चलो एक काम करते हैं, सब में एक 4 ऐड कर देते, 4 4 4 4 4, यानी ये सीक्वेंस क्या है देखो, 7 देन 10 देन 13 देन 16 then 19 then 22. Now observe the corresponding resulting sequence. Is this AP? Yes, it is an AP because there is a common difference. Again 3 का common difference है, देख लो। So that is our first property. Okay, subtract किया तो भी सेम ही रहता है, लेकिन दूसरा देखो, if each term of an AP is multiplied or divided by a constant, then the resulting sequence is also an AP. एक सीक्वेंस लो, 2 4 8 16 नहीं 2 4, मैं तो जीपी लिखने वाला था यार, हाँ 2 4 6 8 10। चलो एक काम करते हैं, इसको अपन 2 से डिवाइड करते हैं,
क्यों 2 से डिवाइड करना, थोड़ा आसान जाता है। 2 से डिवाइड क्या मिलता है, 1 2 3 4 5, 2 से डिवाइड किया, डिवाइड दिस सीक्वेंस बाय 2 ईच एंड एवरी टर्म, सो यू गेट 1 2 3 4 5. इज दिस अ सीक्वेंस? यस. इज दिस एपी? ऑफ कोर्स इट इज. तो आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया एक कांस्टेंट से नॉन जीरो, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी. सो दिस इज प्रॉपर्टी 2. ऐड या सब्ट्रैक्ट करो सेम टर्म, हर एक टर्म को एपी के, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी मिलता. मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी मिलता, लेकिन सिर्फ सेम टर्म से आपने ओरिजिनल एपी में करना चाहिए. ओके ना. In an AP of finite number of terms, third property, the sum of any two terms equidistant from beginning and the end is equal to the sum of first and last terms. अरे बाप रे, इतनी इंग्लिश तो यानी लोगों को झेपती ही नहीं. तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा सीक्वेंस कंसिडर कर रहा हूँ. अपना फेवरेट सीक्वेंस है. एक काम ऑड सीक्वेंस लेते हैं इस बार. 1 3 5 7 9 11 13 15 17. ओके, अब एक काम करो, फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐड कर दो. सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स. तो सम तो 18 आ गई, उसको साइड में रखो. अब उसने बोला है कि सम ऑफ एनी टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड. यानी अगर मैंने ये टर्म सिलेक्ट की तो ये बिगिनिंग से 2 टर्म आगे है, बराबर. बिगिनिंग से 2 टर्म आगे है. अब अपन एंड से 2 टर्म पहले लेंगे. एंड से 2 टर्म पहले यानी 13. नाउ ऐड दीज टू. 5 + 13 यानी सम कितनी आ रही है, मस्त पैकी 18. फिर से आर दे इक्वल, वही तो प्रॉपर्टी थी. इन एन एपी ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स द सम ऑफ एनी टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स. सर हमको और एक बार एक एग्जाम्पल बताओ. कोई बात नहीं, ठीक है. अभी देखो ये 1 3 5, एक काम करते हैं अपन आगे से 4 टर्म लेते हैं. आगे से 4 टर्म 1 3 5 यानी 7. ये हो गया, ये डब्बा कर दिया इसको. अब पीछे से भी आप 4 टर्म लो, 1 2 3 एंड 4. अब ये दोनों डब्बों को ऐड कर दो तो 7 + 11 यानी फिर से कितना आया, 18. दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. ये भी इक्वल है. So what I am trying to suggest is this property that we have proved here now is sum of any two terms equidistant from beginning and end is equal to the sum of first and last terms. ये काम में आता है बहुत से बार में. Okay, now let's just look at these two quickly. 3 numbers x, y, z are in AP only if twice the middle term is sum of first and third term. ऐसा बोल रहा है वो. 2y = x + z. ठीक है ना. यानी मैंने अगर ऐसा लिया 1 3 5, हमने को पता है एपी है क्या, तो ये बोल रहा है कैसे 2y यानी ट्वाइस द मिडल टर्म. 2 × 3 कितना आया, 6. इस सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म 1 + 5 आया क्या, हाँ 6 आ रहा है. सो ट्वाइस द मिडल टर्म इज सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. रिमेंबर दिस कंसेप्ट. ओके. नाउ लास्टली यानी ये सिर्फ 3 नंबर्स के लिए रहता है. और एक बात, ये 3 नंबर्स के लिए ही प्रॉपर्टी रहती है. ट्वाइस द मिडल टर्म इज सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. Now the last property before we stop and talk about aptitude question, a sequence is an AP if the terms are selected at a regular interval from an AP. वाह, फिर से इंग्लिश का प्रॉब्लम है. चलो एक मस्त सीक्वेंस कंसिडर करते हैं. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. वाह. ओके, अब अपन क्या काम करते हैं कि हर वो बोल रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे टर्म सिलेक्ट करो. यानी हर चौथी टर्म लेते हैं, एवरी 4th टर्म. तो 1 2 3 छोड़ दिए 4, 1 2 3 छोड़ दिए 4, फिर से 1 2 3 छोड़ दिए 4, फिर से. अब अगर मैंने लिखा 8 देन 16 देन 24, ये 3 सिलेक्ट हुआ ना अपने. 8 हर चौथी टर्म रेगुलर इंटरवल के लिए. 8 16 24. इज दिस एन एपी? यस, इट्स क्वाइट विजिबल. इट इज एन एपी, दिख ही रहा है यहाँ पे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज दिस प्रॉपर्टी. अ सीक्वेंस इज एन एपी इफ टर्म्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम एन एपी. एक एपी से ही
रेगुलर इंटरवल्स पे टर्म सिलेक्ट करो और वो टर्म सिलेक्ट करने के बाद उनको लिखो, जो सीक्वेंस आपको मिलेगा वो फिर से AP रहेगा। वाह, बहुत रंगा दिया मैंने ये पेज को। ओके, नाउ द एप्टीट्यूड क्वेश्चन। सो आर यू रेडी फॉर इट? लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। चलो देखते हैं। ओके, नाउ so the fun part here is that I'm going to wait for a certain amount of time so that you see the question, you understand it and you solve it. So the first question is the 4 square question. पहले तो एप्टीट्यूड क्वेश्चन में हर बार बहुत सोचना पड़ता है, यानी उसके बगैर एकदम से आंसर मिलता नहीं, और एट द सेम टाइम उसमें से कुछ ना कुछ आपको सीखना है यानी एक कुछ ना कुछ उसमें से मॉरल ऑफ द स्टोरी हर बार आने वाला, हर क्वेश्चन का आने वाला है, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट इन रियल लाइफ. सो लेट्स बिगिन विद द 4 स्क्वायर क्वेश्चंस. Look at the diagram carefully. I'll ask you 4 questions about this square. Are you ready? Of course you will be. तैयार होंगे, है ना? हाँ, देखो अभी. Question 1. Divide the white area in square A into 2 equal pieces. कहाँ है white area square A का? अच्छा हाँ, दिख गया. Easy है, ऐसा बोल रहा हूँ. 2 equal pieces. होना चाहिए हाँ अभी तक के. 4 क्वेश्चन पूछने वाले. हो गया? ओके, नहीं हुआ होगा तो पॉज कर दो, अभी मैं आंसर देने वाला हूँ. देखो तो, हाँ, इक्वल पीसेस है कि नहीं है? ये 1 और 2 इक्वल पीसेस हो गए ना ये पार्ट में बराबर, राइट? ओके, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ही नहीं होता. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 तो बहुत आसान था. ऑफ कोर्स यू सॉल्व्ड इट, आई होप सो. डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर बी इनटू 3 इक्वल पीसेस. कम ऑन, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट बोल रहा है. ओके, वाइट ये सब मैंने ही बनाया, ऐसा मत सोचो कि अरे ये सर पहली बार दिख रहे हैं. नो, आई एम जस्ट गिविंग यू दैट फील. सो डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर बी इनटू 3 इक्वल पीसेस. बन गया क्या? बन गया 3 इक्वल पीसेस? नहीं तो पॉज कर दो और ट्राई करो, फिर अब प्ले करना. हियर इज द आंसर. 3 इक्वल पीसेस. एक, अरे कहाँ गया यार वो, कहाँ गया यार? हाँ, 1 2 3 3 इक्वल पीसेस आ गए नहीं बराबर. ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. चिढ़ा रहा आप लोगों को ये. ओके, डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर सी इनटू 4 इक्वल पीसेस. वेरी डिफिकल्ट, दैट्स राइट. हाँ, पहले से कमेंट्री है डिफिकल्ट है करके. डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर सी इनटू 4 इक्वल पीसेस. स्क्वायर सी का व्हाइट एरिया 4 इक्वल पीसेस. मैं रुका हुआ आराम से. टेक योर टाइम. थिंक अबाउट इट. You can pause the video now. मैं आंसर देने वाला हूँ. You haven't found it yet. शायद कुछ लोगों को नहीं आया. कुछ लोगों ने ऐसे यहाँ पे ऐसे त्रिकोण बना दिए है, वो गलत है. ऐसे ट्रायंगल वगैरह बनाओगे ना आप लोग, ये फिर ये ऐसा ये सब गलत है. फिर वो सोचोगे आप ये 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4. यार ये इक्वल कहाँ से हुए? मुझे तो ये भी पता है आपने कॉपी में क्या लिखा हुआ है. दीज आर नॉट इक्वल इन एरिया. सो नाउ फॉर दोज हु वेर जस्ट ड्राइंग इन दिस वे, ये जिन्होंने बनाया था ऐसा,
ये बनाते वक्त आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये दो ट्रायंगल्स इक्वल है, 1 2 3 4, ये दो ट्रायंगल्स इक्वल है, लेकिन चारों के एरिया थोड़ी इक्वल है। स्क्वायर सी को 4 इक्वल पीसेस में करना था। ओके ओके, सो फाइन, कम ऑन, यू कैन डू इट। इनकरेज कर रहा है आप लोगों को, इनकरेजमेंट है बहुत सारी। ठीक है, देखो, टेक योर टाइम बोल रहा, बाप रे पहले से ही बहुत टाइम दे दिया मैंने। क्लिक इफ यू वांट टू सी द सॉल्यूशन। ओके, आई जस्ट लेट सी द सॉल्यूशन नाउ। ठीक है, देख लेते हैं, या मैं एक 10 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, सोच लो। नाउ इज द टाइम, यू कैन पॉज इट और यू कैन व्यू द आंसर। वन टू थ्री फोर, इक्वल है क्या? हाँ बिल्कुल इक्वल है ना, इक्वल है। देखो, ये मिड पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट लिया, इन दोनों का मिड पॉइंट लिया, बहुत ज़्यादा मिड पॉइंट लिया हो, इन दोनों का मिड पॉइंट लिया, इन दोनों का मिड पॉइंट लिया, और सबको फटाफट फटाफट ज्वाइन कर दिया। देखो, ज्वाइन करने के बाद एक सिमेट्री आ गई और उससे ये आंसर मिल गया, राइट? वाह, बहुत ही मस्त था क्वेश्चन नंबर 3 तो। ओके, टू योर कंफ्यूजन आई एम अगेन रिमूविंग दिस इंकवर। नाउ बी रेडी, हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन। वाह, divide the area D into 7 equal pieces. World record is 7 seconds. अरे 7 सेकंड्स हो गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो गया आपके हाथ से। डिवाइड द एरिया D into 7 equal pieces. I am waiting. ओके, वर्ल्ड रिकॉर्ड इज 7 सेकंड्स बोल रहा था वो। Now you can pause the video here because I am about to give you the answer. यार इसको आंसर नहीं दे रहा है, एनी आइडिया बोल रहा है। एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 7 इक्वल पीसेस, क्वेश्चन 1 थोड़ा डिफिकल्ट था, 2 थोड़ा और ज़्यादा था, 3 तो पूछो मत, 4 तो भयंकर डिफिकल्ट है। लुक एट द आंसर नाउ। अरे ये क्या, ये तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पीसेस में डिवाइड हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ही ईजी है, और कुछ लोगों को इसका आंसर आया भी था, लेकिन कुछ लोग ये डब्बे को लास्ट वाले ऐसे विचित्र लाइन से कट कर रहे थे, ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 ऐसे 5 6 7, या फिर कुछ और यहाँ पे ऐसे यंत्र मंत्र बना रहे थे, ऐसे 1 2 ऐसे हो गए। Why? The solution was very simple, but because of this question, your mind was conditioned to solve this question in a very odd manner. क्योंकि ये बहुत अजीब था। Getting the answer for question number 3 was never our job. ये तो डिफिकल्ट था ही, ये तो इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है, ये तो लोगों को आएगा ही नहीं। ये आपसे एक्सपेक्टेड था, लेकिन कुछ लोगों को आया होगा ऑफ कोर्स, लेकिन मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन 3 के विचारों में क्वेश्चन 4 को अजीब सॉल्व करते हैं। सी, देयर इज अ कंक्लूजन टू दिस। इट वाज जस्ट टू सी हाउ आवर माइंड्स कैन बी कंडीशन्ड। सो बेसिकली द कंक्लूजन इज दिस वन।
So actually your mind is always conditioned with past experiences, and if you have faced difficulties in the past, you will treat the upcoming question as a difficult one. That's what happened in question 3 and question 4. 3 was difficult, 4 आपको लगा difficult रहेगा, लेकिन 4 बहुत easy था. So instead, every time you come across a problem, always start fresh. On many occasions, it is much simpler in reality. That was a lesson 1 in critical thinking. हर बार डिफ़िकल्ट नहीं रहती, हर चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाली. एक्चुअली 10th में अगर आपको किसी को मैथ्स में दिक्कत गई होगी तो भी मैं आपको ये बताऊंगा कि 11th और 12th में चीज़ें बहुत आसान हो जाती है. थिंग्स गेट ईजियर इफ़ यू स्टार्ट फ्रेश. Start fresh. This is a new beginning for all of you. This is a new journey. Hopefully you will have a good one. Thank you for attending the lecture 1. I am going to share an assignment with all of you. Okay, and that assignment you will have to solve and submit on the mentioned email. Okay. Once you have submitted that, we will discuss doubts based on it, and then we'll proceed with arithmetic progressions in lecture 2. So I will end lecture 1 here. I hope you enjoyed this lecture. If yes, do like and subscribe to the channel. Bye for now.